हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भौतिक करियर क्लासेस पे। गर्मी अभी बढ़ती ही जा रही है। मई की तपन के बाद जून की गर्मी हम लोग सह रहे हैं। जल्दी बारिश होगी और एक सुखद अनुभव हमारे सामने आएगा। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर हमारे लिए आ रही है, वो है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 2023 की वैकेंसी। देखिए, जब वैकेंसी आई है तो लगभग 64 पेजेस का एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया है, जो कि बहुत बड़ा है। सारे पेजेस हमारे काम के नहीं होते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जानना जरूरी है। इसलिए मैं इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं 14 महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपको जानने चाहिए। एक दो नई बातें जैसे क्रेडिट हिस्ट्री इसमें ऐड हुई हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बिना इन बातों को जाने फॉर्म ना भरें, वरना हो सकता है छोटी सी गलती की वजह से अंत में आप बाहर हो जाए। चलिए एक बार नजर मार लेते हैं किन किन चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। हम एक इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, कौन कौन से आरआरबीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेशनलिटी का क्या अर्थ है, एज, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। भाई पॉइंट टू बी डिस्कस्ड कि ईडब्ल्यूएस का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसको लेकर काफी सारे कंफ्यूजन्स हैं। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर एक बात और आती है कि अगर मेरा ग्रेजुएशन रनिंग है या मैंने अभी पेपर दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न बच्चों के साथ होता है, उसको भी हम लोग इस सेशन में क्लियर करेंगे। देन क्रेडिट हिस्ट्री। भाई क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, क्या नया तोता पाल लिया, सिविल स्कोर क्या कहना क्या चाह रहा है बैंक, ये भी मैं आपको भी पूरा क्लियर करके बताऊंगा। फिर एप्लीकेशन फीस पे चर्चा होगी, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरव्यू मेरा होगा या नहीं होगा, अप्लाई कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लोकल लैंग्वेज। इसको भी लेके कंफ्यूजन रहता है कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर ग्रामीण बैंक में अप्लाई कर रहा हूं तो क्या मुझे वहां की लोकल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जो है, मतलब 10वीं 12वीं की मार्कशीट उसमें होना जरूरी है। अगर नहीं है तो क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर मेरे को तत्काल नहीं आती तो क्या बैंक मुझे एक्सटेंशन देगा। ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अगर इंट्रोडक्शन पे, तो भाई इंट्रोडक्शन में आरआरबी क्या है इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। आरआरबी मतलब आपके क्षेत्र विशेष के विकास के लिए जो बैंक्स बनाए गए हैं उनको आरआरबी कहते हैं। इतना इंट्रोडक्शन आपका जान लेना पर्याप्त है। आरआरबी ने अभी जो वैकेंसी निकाली है वो स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम लोग क्लर्क के नाम से भी जानते हैं, ये सारी वैकेंसीज अभी आरआरबी ने निकाली हैं। लेकिन यदि आप फ्रेशर हैं तो आप दो ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें पहली है ऑफिसर स्केल 1 और दूसरी है ऑफिस असिस्टेंट, या जिसको हम लोग क्लर्क के नाम से जानते हैं। आगे बात करें पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज की, तो देखिए पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज में हम लोग क्योंकि मध्य प्रदेश से ऑपरेट करते हैं, हमारा संस्थान मध्य प्रदेश में है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भाई दो आरआरबीज हमारे पास हैं, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक। ये दो ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश में है। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो आप अपनी आरआरबी को वहां से देख सकते हैं कि आपके लिए वहां पे वैकेंसी निकली है या नहीं। लगभग हर राज्य में एक आरआरबी होती है। कुछ राज्यों में अगर आरआरबी मिसिंग भी है तो पास वाले उससे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो भाई दो ग्रामीण बैंक यहाँ पर है। और जो मैं लोकल लैंग्वेज की बात कर रहा था, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। भाई मध्य प्रदेश की जो भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, वो है हिंदी। आप किसी अन्य स्टेट से हैं और मध्य प्रदेश में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप मध्य प्रदेश के हैं और आपको लगता है कि मुझे हिमाचल प्रदेश में तो क्योंकि हिंदी है, लेट्स से मुझे जाना है नागालैंड से मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपको जब आप ज्वाइन कर रहे हैं उस टाइम पे ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अदर क्राइटेरिया क्या है, कक्षा 8 में या उससे ऊपर एज अ सब्जेक्ट इन दी गई लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपकी मार्कशीट में है तो ये माना जाएगा कि आप उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्लास 10th में इंग्लिश पढ़ा है तो ये मान लिया जाएगा कि आप नागालैंड से फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या होगा अगर मेरे पास इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो देखिए बैंक आपको भगाता नहीं है। ज्वाइन करने के बाद आपको 6 मंथ का एक पीरियड दिया जाता है जिसमें आप वहां की लोकल लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो यहां से ये बात अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए, आप भारत में कहीं से भी एग्जाम भर सकते हैं। अगर आपको उसकी लोकल लैंग्वेज आज की तारीख में नहीं पता तो अभी केवल और केवल आप एग्जाम पर फोकस करिए।
जब एग्जाम निकल जाए, ज्वाइनिंग के 6 महीने के बाद भी आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। चलिए दूसरी बातों पे चलते हैं हम लोग, और क्या क्या है हमारे लिए। हाँ जी, ये बात हो गई हमारी पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज की, और उनके कॉन्टेक्स्ट में जरूरी बातें मैंने आपसे करी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मल्टीपल चीजें होती हैं जिनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जैसे कि पहली चीज यहां पर आती है, और इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, नेशनैलिटी या सिटीजनशिप। आप भारत के नागरिक होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो इंडियन सिटीजन होंगे। एक जरूरी क्राइटेरिया ये है। इसके बाद और भी मल्टीपल क्राइटेरिया हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, इनकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरा वीडियो सेशन देख रहा है और इनमें से किसी बात को जानना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं इन डिटेल उनके लिए अलग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन क्योंकि बहुसंख्या ऐसी है जो पहले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है, इसलिए अभी मैं आगे बात इस पर नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, दूसरी जरूरी बात एज। देखिए एज को लेकर भी एक खुशखबरी है, ध्यान दीजिएगा। स्केल 3, 2 और 1 पे हम लोग बात नहीं करते, स्केल 3 और 2 पे बात नहीं करते, 1 पे बात करना जरूरी है। क्योंकि इस साल जो मिनिमम एज है वो कितनी है, 18 साल। भाई वो सभी लोग जिनको ये गलत फहमी है कि 21 साल से छोटा व्यक्ति बैंक ऑफिसर नहीं बन सकता, देखिए बहुत क्लियर मेंशन है, अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स। अगर ये आपकी एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी 3/6/1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 31/5/2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। जबकि ऑफिस असिस्टेंट में यही एज आपकी 18 से 28 साल तक के एलिजिबल है। मतलब आपके जन्म जो है वो 2/6/1995 से पहले का और 1/6/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूड कर रखी हैं। अब बेटा यहाँ पर एक रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो करता है। वो रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 साल का कंसेशन मिल जाएगा। मतलब वहां जो 30 साल था ऑफिसर में, आप 35 साल की एज तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC को बिलोंग करते हैं तो आप उस 30 साल में 3 साल और जोड़ लीजिए। ये 2 बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इनमें से अन्य भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए, क्योंकि इस तरह के कैंडिडेट्स कम होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरी बात सुन रहा है, इस बारे में जानना चाहे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा, मैं इन डिटेल सारी बात उसके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हम लोगों ने नेशनलिटी, सिटीजनशिप और एज की बात कर ली है। इसके बाद के जो क्लॉजेज हैं ये आपके काम के नहीं हैं। हम सीधा पहुंचेंगे EWS पे। और देखिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्या कहता है। भाई EWS जो गवर्नमेंट कंसिडर करती है वो ये करती है कि आपकी जो फैमिली है उसकी ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख तक ही होनी चाहिए। 8 लाख या 8 लाख से कम। अगर इससे ऊपर आपका परिवार कमाता है तो आप EWS कैटेगरी में नहीं आते। और ये बात और कि EWS में आएंगे कौन, बेटा बहुत क्लियर लिखा है कि OBC, SC और ST वाले कैंडिडेट्स EWS कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनके लिए अलग से रिजर्वेशन अवेलेबल है, वो केवल उन्हीं सीटों पे जा सकते हैं। जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए EWS कैटेगरी बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 बातें आपको और ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये सर्टिफिकेट बनवाना कहां से है, भाई जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसे कि तहसील या कलेक्टर कार्यालय, वहां पर जाकर आप ये सर्टिफिकेट बनवा लें। वहां जाके जब आप कहेंगे तो बहुत इजीली, अगर आप क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, 5 एकड़ से ज्यादा आपका एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। आपके पास जो रेसिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लॉट की जो मेजरमेंट है वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहां पर, नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में। ठीक, और ऐसे एरिया जो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज नहीं है, जहां पर म्यूनिसिपैलिटीज काम नहीं करती, वहां पर 200 स्क्वायर यार्ड का भी आपका घर का एरिया चल जाएगा। यहाँ पर एक बात और जो नीचे की तरफ लिखी गई है, देखिए EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हुए आपको हर घर की डिटेल देनी है।
ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए इंदौर में रह रहे हैं और एक घर आपका इंदौर में है, एक घर आपका उज्जैन में है, तो इंदौर उज्जैन दोनों के घर की आपको डिटेल्स देनी होगी, तब कहीं जाके आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन पाएगा। कहीं आप बहुत रईस हैं, एक आधा मकान आपने दुबई में कुछ अमेरिका में परचेस करके रखा है, तो आप फिर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। कहने का मतलब हर जगह पर जहां आपका घर है सारा के सारा कंस्ट्रक्शन एरिया आपका कंसिडर किया जाएगा। चलिए, ईडब्ल्यूएस पे हमारी ये बात हुई, आगे बात को बढ़ाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इस पे जरूर बात करेंगे क्योंकि यहां पर भी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन है। देखिए, ऑफिसर स्केल 1 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहता है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस एरिया बता रखे हैं कि अगर आप इन कैटेगरी आपके पास ग्रेजुएशन में ये वाले एरियाज हैं तो आपको प्रिफर किया जाएगा। डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेटा केवल प्रिफर किया जाएगा, और अदरवाइज आप किसी भी डिग्री में अगर आपका ग्रेजुएशन है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपको 100% लेंगे ही लेंगे। सेम प्रकार का क्राइटेरिया हमारा ऑफिस असिस्टेंट का है। अगेन, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब मुद्दा ये आता है कि अगर मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अगर रनिंग है, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? तो देखिए, इस बात को आगे लिखा गया है नोटिफिकेशन में, बहुत क्लियरली ये बात मेंशन है कि 21/6/2023, भाई ये तारीख याद रख लें, 21/6 का मतलब 21 जून। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1 जून है, तो वो सारे बच्चे जिनके कॉलेज एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, तो प्लीज अपने कॉलेजेस में जाके बात करिए, यूनिवर्सिटीज में बात करिए कि सर 26 तारीख से पहले, 21 तारीख से पहले रिजल्ट दे दीजिए। अगर रिजल्ट की मान लीजिए हार्ड कॉपी आपके हाथ में नहीं आती और ऑनलाइन भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो उस ऑनलाइन रिजल्ट का आप प्रिंट निकाल के रख लीजिए, वो कंसिडरेबल होगा, है ना। वो एक प्रूफ होगा कि 21 जून से पहले आपने ग्रेजुएशन कर ली थी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखने, पढ़ने के साथ साथ ये चीज भी बहुत जरूरी है, आपका रिजल्ट आना। तो भाई ये हो गई हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कि किस स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन हो, और अगर ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। देखिए, नीचे कुछ बातें और लिख रखी हैं कि जब आप परसेंटेज फिल करें और आपका परसेंटेज 59.99 है तो आप 59 ही भरेंगे, 54.99 है तो आप 55 ही भरेंगे। पर अच्छी बात यह है कि कोई बार नहीं, हर वो व्यक्ति जो ग्रेजुएट है वो फॉर्म फिल कर सकता है, फिर चाहे 40% से ग्रेजुएशन हुआ हो उसका या 90% से। लेकिन नोटिफिकेशन में ये बात लिखी थी, कई बार बच्चे इस लाइन को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनिमम 60% लाना जरूरी है क्या, इसलिए मैंने इसको आपके साथ डिस्कस करा। चलिए आगे बात बढ़ाएंगे। क्रेडिट हिस्ट्री, बेटा इस बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन आपको इतना इजीली मिलेगी नहीं। भाई क्रेडिट हिस्ट्री ये कहता है कि सिबिल स्कोर 650 या उससे ज्यादा का होना जरूरी है। इसका मतलब आपने अगर कहीं लोन ले रखा है और अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो यहां से पता चल जाता है, मतलब आप छुप के भाग नहीं सकते। नहीं, आपने कहीं से लोन लिया, रिपे नहीं करा, तो आपका जो सिबिल है वो बहुत नीचे आता है, गिरा हुआ आता है। 650 से नीचे वाले सिबिल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर देखिए यहां पर एक बात और बोलता है, नो बैंक अकाउंट, जिसका बैंक अकाउंट नहीं है उसको सिबिल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन यहां पर और बन सकती है जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखी है। अच्छा, जो पहले नोटिफिकेशन में बात लिखी है उसको देख लीजिए। मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपने कहीं से लोन लिया, आपने कहीं से लोन लिया और लोन लेने के बाद आपने लोन जमा भी कर दिया, लेकिन किसी वजह से अभी वो अपडेट नहीं हो पाया, मतलब सिबिल जो संस्था है जो रिकॉर्ड रखती है अपडेट नहीं हो पाया, आपकी बात वहां तक नहीं पहुंची, तो जिससे भी आपने, जो भी आपका लेंडर था उससे एनओसी प्राप्त कर लीजिए, जिससे आपने लोन लिया था। अगर वो लिख के दे देता है कि हाँ भाई मेरा पैसा आ गया है, तो अगेन आप एलिजिबल हैं। क्या हो अगर मेरा बैंक अकाउंट हो लेकिन मैंने कोई लोन ना लिया हो, तो मेरे सिबिल का क्या होगा? भाई बहुत बड़ा प्रश्न है बेटा। अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपने इससे पहले अगर कोई लोन नहीं लिया तो आपका सिबिल -1 आएगा। -1 का मतलब यही होता है कि आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है और आप इस केस में भी एलिजिबल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको एकदम क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्रेडिट हिस्ट्री तक की बात कर ली, एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्ज।
देखिए ये एक ऐसा जगह है जिसको पढ़ते वक्त मुझे थोड़ा सा दुख होता है। दुख इस बात का कि जो फी है वो अलग अलग कैटेगरीज की फी अलग अलग है और में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि 175 रुपए लगेंगे स्केल 1 2 और 3 के किन लोगों के, जो SC ST और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इस क्राइटेरिया में आते हैं। बाकी सब लोगों को 850 रुपए देने हैं केवल एग्जाम फॉर्म फिल करने। तो यही जो गैप है ये थोड़ा सा मुझे कभी कभी लगता है कि भाई वो बच्चा जो जनरल कैटेगरी का है लेकिन परिवार के आय का स्रोत अच्छा नहीं है तो 850 रुपए उससे ले रहे हैं, बाकी 175 रुपए ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गैप कम किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इसको बढ़ा दो, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं क्यों ना ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको भी थोड़ा सा इस पार्ट में रिलैक्सेशन दिया जाए। भाई सेम फीस हमारी ऑफिस असिस्टेंट की भी है, तो सीधी सी बात है पैसे तैयार कर लो, जल्दी एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको एग्जाम फॉर्म भर के एक अच्छी नौकरी पानी है। चलिए अपने बात को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए एग्जाम का जो स्ट्रक्चर आपका होगा वो कुछ इस प्रकार का, रीजनिंग और मैथमेटिक्स दो ही आपके एग्जाम होंगे। मीडियम एग्जाम को इन्होंने स्टार लगा रखा है। इस स्टार का मैं बता दूं लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस पे, आपका पेपर इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ लोकल लैंग्वेज उन दोनों ही भाषाओं में आएगा। जैसे कि हमने अभी देखा था कि नागालैंड में अगर है तो वहां इंग्लिश तो होना जरूरी है, मध्य प्रदेश में है तो हमारे पास इंग्लिश के साथ हिंदी में भी पेपर आएगा, और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो जो भी वहां के लोकल लैंग्वेज है इंग्लिश के साथ उस लोकल लैंग्वेज में आपको पेपर जरूर मिलेगा। 40-40 क्वेश्चन होंगे मैथ्स और रीजनिंग के। आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 45 मिनट का। बेटा कंपोजिट टाइम का मतलब जैसे सेक्शनल टाइमिंग चलती है ना, ऐसी नहीं है। आपको एक साथ 45 मिनट दे देंगे, आपको पहले मैथ सॉल्व करना है कर सकते हैं, पहले रीजनिंग सॉल्व करना है कर सकते हैं, आपको लगता है बीच में स्विच करना है आप कर सकते हैं। यही पैटर्न हमारा ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोनों का है। प्री के पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। मेंस की तरफ अगर हम लोग चलें तो देखिए मेंस के पैटर्न में अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 1.25 का, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, कंप्यूटर के हर क्वेश्चन आधे नंबर का, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40, इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं तो वहां पर वहां की लोकल लैंग्वेज आएगी, हिंदी नहीं आएगा। यहाँ पर ये थोड़ी सी एडिटिंग होनी चाहिए थी, हिंदी की जगह लोकल लैंग्वेज लिखा हुआ होना चाहिए था। तो भाई ये इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर अंत में न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं 1.25 ईच, तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। अगेन यहाँ पर आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 2 घंटे का। सेक्शनल टाइमिंग जैसी बात यहाँ पर भी नहीं है। जो ऑफिस असिस्टेंट का पैटर्न है सेम पैटर्न हमारा ऑफिसर स्केल 1 का भी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं। हम लोग पहुंच गए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ये मैं आपको यही बता देता हूं भाई, माइनस मार्किंग बैंकिंग एग्जाम्स में जो होती है वो होती है 1/4। कहने का मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करे और एक क्वेश्चन सही करा तो एक क्वेश्चन सही करने का आपको अगर 1 नंबर मिलता है, गिव मी अ सेकेंड, हम लोग इसको वापस ओपन कर लेते हैं। फाइल को वापस ओपन करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि रॉन्ग आंसर्स में अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, ठीक, तो एक क्वेश्चन सही करने का 1 नंबर, 4 क्वेश्चन गलत करने का -1 नंबर, तो अल्टीमेटली ये बन जाता है आपका 0। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 1/4 हमारे पास माइनस मार्किंग। ठीक, ये माइनस मार्किंग का हो गया। कट ऑफ स्कोर की अगर बेटा बात करें तो वैसे जनरली ऐसा कहा जाता है कि 40% आपको मिनिमम लाना है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स का लेवल बहुत अच्छा है। अल्टीमेट कट ऑफ आपके एग्जाम के टाइम पे ही डिसाइड होंगे, है ना, कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। इंटरव्यू की अगर बात करें तो जितने भी ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम्स हैं, जैसे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3,
उन्हीं के लिए इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट के एग्जाम के लिए या क्लरिकल एग्जाम के लिए आपका इंटरव्यू होने वाला नहीं है। चलिए, हाउ टू अप्लाई पे हम लोग चर्चा करेंगे। बेटा, अप्लाई करने के लिए आप इसकी जो वेबसाइट है RRBs की या ibps.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपके फॉर्म 1 तारीख मतलब आज ही से ओपन हो रहे हैं, 21 तारीख लास्ट है। लास्ट डेट का वेट ना करें, आप जल्द से जल्द एग्जाम फॉर्म भर दें। वो बच्चे जिन्होंने इस साल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का पेपर दिया है वो इस डेट तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारी कट ऑफ डेट है कि इस डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये जो अलग अलग चीजें बता रखी हैं कि फोटो स्कैन करने का साइज क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोग एक पूरा वीडियो बना देंगे, एक पूरा फॉर्म फिल करके आपको बता देंगे, उसका सहारा लेकर आप बहुत इजीली फॉर्म भर पाएंगे। चलिए, 1-2 बातें और बची हैं हमारी, जल्दी से हम लोग उन पर भी बात कर लें। वैकेंसी, भाई सबसे जरूरी बात, वैकेंसी कितनी है, कितनी नौकरी आने वाली है। मैं मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलता हूं। देखिए, सबसे जरूरी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ये 2 बैंक्स हैं। इनमें अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, यहां पर ये जो वैकेंसी बता रखी है ऑफिस असिस्टेंट की बता रखी है। यहां पर हमारे पास SC कैटेगरी में 40, ST में 60, OBC में 40, AWS में 27, 106, टोटल 273 वैकेंसी आई है, जिनकी संख्या काफी अच्छी है। इसी प्रकार से मध्यांचल ग्रामीण बैंक की बात करें तो 105। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो ठीक ठाक है, क्योंकि क्लरिकल एग्जाम में लगभग इतनी ही वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। देन अगर हम लोग स्केल 1 ऑफिसर की हम लोग बात करते हैं तो उसमें देख लेते हैं जल्दी से वैकेंसीज कितनी है। तो भाई मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने 149 टोटल वैकेंसी निकाली है, जबकि मध्यांचल ग्रामीण बैंक जो है उसने टोटल 50 वैकेंसी निकाली है। तो अगर आप इसको भी आप ऐड करें तो 199 टोटल वैकेंसीज आपके सामने हो जाती हैं, और 199 वैकेंसी किसी पर्टिकुलर स्टेट में पर्याप्त होती हैं। आप अपनी मेहनत पूरी रखें तो 199 में से 1 सीट पाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए, ये सभी की पॉइंट्स मैंने आपके लिए डिस्कस कर लिए। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब बहुत रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेशंस, की इंफॉर्मेशंस, टेस्ट सीरीज, ये सब हम आपके लिए लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे बने रहिएगा इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।